गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइडिया ऑफ भारत का सभी को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही होगी क्योंकि टाइमिंग चेंज हुआ है। पहले ये 7 बजे चला करता था मॉर्निंग में और अभी इसका टाइमिंग चेंज करके 9 बजे कर दिया है क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स को अटेंड कर पा रहे थे। और 7 बजे आप जानते हैं दोस्तों, इंग्लिश हम स्टार्ट कर चुके हैं बीए फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत। अगर आपने नहीं देख रहे हैं 7 बजे का सेशन तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर उसको देखें, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका जो भी उसमें सिर्फ बीए ही नहीं बल्कि बीएससी बीकॉम वाले छात्रों के लिए भी उसी प्रकार से उपयोगी सेशन होगा जैसे कि आप बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। चलिए, बाकी 7 बजे क्लासेस होती है फाउंडेशन की, ठीक है ना। और एक 8 बजे भी आज सेशन लिया गया आप लोगों के लिए जिसमें हमने राजनीतिक सिद्धांतों पर चर्चा की है, उसके सिलेबस को डिस्कस किया है उसे, क्योंकि फिर से प्रारंभ कर रहे हैं उसको। एक बार पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी को, उसे फिर से कंटिन्यू कर दिया गया है एक नए सिलेबस के बेस्ड पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस पर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल वाले सेशन आप सभी को याद होगा, कल हमने क्या बात की थी दोस्तों। तो कल दोस्तों हमारी 16 महाजनपदों पर चर्चा हुई थी। एक प्राचीन भारत के 16 संपूर्ण उत्तरी भारत जो कि 16 अलग अलग राज्यों में विभाजित था और सभी 16 ही राज्यों पर हमने अच्छे से डिस्कस किया था और संभवतः आपको अच्छे से वो सेशन समझ भी आया होगा ना, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी। और जैसा मैंने आप लोगों को उसे पढ़ने के लिए कहा था, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उसी आधार पर उसको याद करने का प्रयास किया होगा, है ना। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं, आपको समस्या नहीं आने दूंगा। आइए आज शुरू करते हैं हम ग्राम स्वराज। जी हाँ, महात्मा गांधी का सपना, है ना। और महात्मा गांधी के द्वारा दी गई अवधारणा जो कि प्राचीन समय से चली आ रही थी, और गांधी जी कहीं ना कहीं चाहते थे कि भारत में ग्राम स्वराज्य हो। ग्राम स्वराज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ग्राम स्वराज्य का अर्थ होता है, पहले आप उसका स्वराज का अर्थ समझिए। स्वराज का अर्थ होता है कि जिस पे हम स्वयं अपने आप पर शासन करते हो, जिसमें हम स्वयं ही अपने आप पर राज करते हो, उसे स्वराज कहा जाता है। तो एक ऐसे राज्य की अवधारणा जिसमें जनता ही राज करती हो, ठीक है ना। लेकिन जब स्वराज के साथ में ग्राम शब्द जोड़ दिया जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है कि उस राष्ट्र में, उस देश में ग्राम के आधार पर जो है राज करने की धारणा हो, अर्थात कि उस प्रकार की शासन व्यवस्था की शुरुआत निचले स्तर से होना चाहिए। कहां से? और सबसे निचला स्तर कौन सा होता है दोस्तों? राजनीतिक इकाई का सबसे निचला स्तर होता है ग्राम। तो कहा जाता है जैसे कि ग्राम से शुरुआत होनी चाहिए, जबकि अगर आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज इसका एकदम अपोजिट है। सबसे सर्वोपरि कौन होता है? केंद्र होता है। केंद्र के बाद में राज्य और राज्य के बाद में ग्राम स्वराज आता है ना। तो जबकि गांधी जी चाहते उल्टा थे इसका, कि ग्राम स्वराज सबसे ज्यादा प्राथमिक होना चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था में, है ना। उसके बाद में फिर राज्य और उसके बाद में केंद्र आना चाहिए। चलिए, वो क्या अलग बात है, वो राजनीति का एक अलग मुद्दा है जिस पर कभी अगर इस सब्जेक्ट में अगर आगे कोई ऐसी धारणा आती है तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि अभी आज हमें बात करनी है ग्राम स्वराज की, और ग्राम स्वराज को हम पूरे प्राचीन समय से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण स्वराज पर आज हम सिर्फ और सिर्फ प्राचीन अवधारणा पर ही डिस्कस करेंगे कि प्राचीन भारत में किस प्रकार की व्यवस्थाएं ग्राम स्वराज को लेकर के की गई थी, है ना। तो इसकी कंप्लीट प्रशासन व्यवस्था को हम जानने का प्रयास करेंगे अलग अलग समय कालों के आधार पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, 3rd यूनिट हमारी अभी चल रही है और 3rd यूनिट का ये लास्ट सेशन होने जा रहा है। इसके तुरंत बाद ही हम जो है 4th यूनिट पर मूव करेंगे। आइए शुरू करते हैं डायरेक्टली बिना समय गवाए, है ना। और इसकी जो अनुक्रमणिका जो हम देते हैं आपको, अर्थात कि टॉपिक का सारांश वाली जो स्लाइड देते हैं वो आप स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए पीपीटी लेकर के आ रहा हूं, आपको आंसर राइटिंग भी इसी आधार पर ही करनी है, ठीक है ना। तो दोस्तों शुरू में याद रखिएगा कि मॉर्निंग बैच है, थोड़ा सा मोटिवेशन अपना आपका बना करके रखे। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, आप विशेष करके आप लोगों के लिए स्टूडेंट लाइफ में मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये ना पल पल में, प्रत्येक हर एक स्टेप पर, हर समय आपको ये पुशअप करता है आगे बढ़ने के लिए। और मोटिवेशन ही होता है कि आपको स्टडी वाली लाइफ में ना बहुत आगे तक जाना लेकर के जा सकता है। मोटिवेट रहोगे अपने आप में तो आपकी स्टडी अपने आप होगी,
और अपने आप अंदर से स्टडी करने की इच्छा जागृत होगी। हालांकि समझते हैं कुछ स्टूडेंट अभी बीए में लेकर के कुछ स्टूडेंट सिर्फ पास होने के लिए स्टडी करते हैं, तो उनकी एक धारणा अलग है। लेकिन जो स्टूडेंट बीए ही सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो बीए कंप्लीट करने के बाद कुछ बड़ा कर सके, बड़ा इन द सेंस कि कोई यूपीएससी की तैयारी के लिए बीए करना चाहता है, कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए बीए करना चाहता है, या किसी का और बड़ा सपना हो सकता है, इसके अलावा कोई सपने हो सकते हैं, कोई लो फील्ड में जाना चाहता हो, कोई अलग फील्ड में। तो ऐसे स्टूडेंट जो सीरियस है स्टडी को लेकर के, उनका मोटिवेशन हमेशा बने रहना चाहिए। और प्रारंभ में मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूं आप लोगों से कि जितनी भी बुरी आदतें हो ना, उनको छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि आपको कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, बल्कि आप ये सोचिए कि आप क्या छोड़ सकते हैं। जिस दिन आपके अंदर छोड़ने की भावना जागृत होने लग गई ना, उस दिन आपको क्या अपनाना है ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छी धारणाएं अपने आप आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाएगी। तो आज से ही जो भी बुरी आदतें, उनको सोचिए, एनालाइज कीजिए। जो भी कार्य आप करते हैं ना, उनको एनालाइज कीजिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब तक आप इतने मैच्योर तो हो चुके हैं कि आप ये सोच सकें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है ना। तो जो गलत है उसको धीरे धीरे रिड्यूस करने से प्रारंभ करें, एकदम मत छोड़िए, रिड्यूस कीजिए। जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, जो भी आपका समय बर्बाद कर रही है ना, उन आदतों को धीरे धीरे जो है रिड्यूस कीजिए, कम कीजिए, धीरे धीरे उनको बंद करने का प्रयास करें। अच्छी आदतों को, अच्छे विचारों को पालने से बेहतर है कि बुरी आदतों और बुरे विचारों को अपने अंदर से निकाल दीजिए। जैसे ही ये बुरी आदतें आपके अंदर से जाएगी, अच्छी आदतें ना चाहते हुए भी आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं सेशन को, अपने आज के सेशन को, जिसमें हम बात करेंगे ग्रामीण स्वराज की अवधारणा को। दोस्तों, इसमें हम कुछ स्टेप लेने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की, है ना। तो ग्रामीण स्वराज की व्याख्या अर्थात कि इसकी अवधारणा, किस प्रकार के इसमें विचार रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको प्रारंभ से बताते आया हूं, आइडिया ऑफ भारत जो है एक हमारी संस्कृति वाला एक विषय है, जो कि भारतीय संस्कृति की बात करता है। और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हमें प्राचीन इतिहास के भी इसमें दर्शन हो जाते हैं, है ना। तो प्राचीन इतिहास में, अर्थात कि प्राचीन भारत में ग्राम स्वराज को लेकर के किस प्रकार की धारणाएं व्यक्त थी, टोटल चर्चा आज हमारी इसी पर होने वाली है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम स्वराज का विचार। दोस्तों देखिए, पढ़ने का पैटर्न भी मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। पढ़ने का हमारा पैटर्न देखिए, जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं ना, उनको तो अच्छे से वो तो जानते ही है, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं, हमारा जो पैटर्न है ना, यहां पर मैं आप लोगों को एक ऐसा कंटेंट ला करके देता हूं। ये कंटेंट अगर आप लेक्चर देखने के बाद में इसी कंटेंट का अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो संभवतः आपको इस टॉपिक के लिए किसी पुस्तक को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। एक अच्छे नंबरों की प्राप्ति आपको इस कंटेंट मात्र से हो सकती है। इसी कारण से मैं यहां पर आपको कंटेंट, अच्छे से कंटेंट ला करके देता हूं, ताकि आप आगे भविष्य में, अर्थात कि एग्जाम के समय में रिवीजन कर सके। नहीं तो इस कंटेंट को अगर मैं प्रोवाइड नहीं करता, तो ये मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म भी यूट्यूब पर अवेलेबल अन्य प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में आ जाता। अन्य प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, आप YouTube पर और क्लासेस भी देखते हैं, वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है कि सिर्फ आपके लिए एक हेडिंग डाल दी जाती है ना। जैसे कि ग्राम स्वराज की अवधारणा, हेडिंग डाल दी गई है ना, उसको मौखिक रूप से आपको समझा दिया गया, कुछ लिख करके आपको जो है दे दिया गया। लेकिन प्रॉपर तरीके से क्या होता है कि आपके पास नोट्स नहीं रह पाते, और लेक्चर जो आप अटेंड करते हैं कुछ दिनों के बाद में, संभवतः एक हफ्ता या एक महीने के बाद में, वो आप पूरी तरह से भूल जाते हैं। अब फिर से कभी आपको रिवीजन करना होता, एग्जाम पास में आ चुके, अब रिवीजन करना हो तो क्या करेंगे आप, फिर से वही लेक्चर देखेंगे, तब कहीं जाकर के आपका वो रिवाइज हो पाएगा, या फिर नोट्स बनाने में समय बर्बाद करेंगे। इसी चीज को आपका समय बचाने के लिए ही, ताकि आप लेक्चर बार बार ना देखें, एक बार आपने लेक्चर देखा, एग्जाम के टाइम पे बस अब इस पीडीएफ का रिवीजन करेंगे। जैसे ही रिवीजन चालू करेंगे आपको ये लेक्चर अपने आप याद आने लग जाएगा, और इसी कंटेंट का रिवीजन करके आप डायरेक्टली एग्जाम में जा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से दोस्तों, ये कंटेंट में आपको सफिशिएंट कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, है ना। और तरीका, कंटेंट को पढ़ने के साथ ही साथ में कंटेंट को भी समझाता हूं, इसके अलावा व्यवहारिक रूप से एक्सप्लेन भी करता हूं आपको, ताकि आपका व्यवहारिक पक्ष भी मजबूत हो जाए, और आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, लिखना कैसे है, उसके लिए कंटेंट भी एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपके दोनों पक्ष जो है मजबूत होते चले, आप किसी भी तरह से हार ना माने। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ग्राम स्वराज का विचार एक आदर्श लोकतंत्र की परिकल्पना, या
कहें कि विचार था, या ग्राम स्वराज का जो विचार रहा है वो एक लोकतंत्र का विचार रहा है। लोकतंत्र अर्थात कि ग्रामीण स्तर पर जनता ही स्वराज अर्थात कि जनता ही राज करे, अर्थात कि जनता का ही शासन हो, और जहां पर जनता का शासन होता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं, है ना। तो ग्राम स्वराज का जो विचार रहा है ये एक आदर्श लोकतंत्र का विचार रहा है। ग्राम स्वराज ग्रामीण स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था है जो राजनीति में व्याप्त अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता, तानाशाही जैसे अनैतिक जो विचार होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती है, उन समस्याओं से पूरी तरह से उन समस्याओं का समाधान करने पर फोकस करती है। कहने का अर्थ यह है कि ग्राम स्वराज एक राजनीति के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जो राजनीति में व्याप्त बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करती है या उनका समाधान बताती है। बुराइयां कौन सी दोस्तों? राजनीति में कौन सी बुराइयां हो सकती है? राजनीति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बीमारी है, राजनीति में अराजकता एक बड़ी बीमारी है, राजनीति में तानाशाही भी एक बड़ी बीमारी या एक बड़ी बुराई के रूप में है। तो इन बुराइयों को समाप्त करने की ओर कौन कार्य करता है? ग्राम स्वराज कार्य करती है। क्लियर है? इसके आगे अगर बात करें तो प्राचीन काल में गांव ही शासन की एक धुरी हुआ करती थी। प्राचीन समय के इतिहास को अर्थात कि प्राचीन इतिहास को उठा करके देख लीजिए। जब हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वैदिक काल से ही भारतीय शासन व्यवस्था में ग्रामों को विशेष महत्व दिया जाता था, अर्थात कि जो शासन व्यवस्था हुआ करती थी उनका केंद्र गांव हुआ करता था। जैसे भारत में आज शासन व्यवस्था का केंद्र कौन है दोस्तों? दिल्ली है, अर्थात कि केंद्रीय सरकार है। तो उस समय जो केंद्र आज जो दिल्ली है ना, वो उस समय गांव हुआ करते थे, मतलब कि केंद्रीय स्तर पर कौन थे? गांव थे। क्लियर है? तो ग्राम पंचायतों को ही आज जो हमारे संसद के पास जो कार्य है ना दिल्ली में, वो उस समय गांव की जो पंचायतें हुआ करती थी उनको ये अधिकार हुआ करते थे। अब चूंकि गांव शासन व्यवस्था की धुरी अर्थात कि केंद्र हुआ करते थे, तो गांव में कौन थे? पंचायतें थी। तो पंचायतों को ही ये अधिकार दिया गया था ताकि वो उनका कार्य कर सके, है ना, संपूर्ण कार्य कर सके। तो ये इन पंचायतों में धर्म से संबंधित कार्य, उद्योग व्यापार से संबंधित निष्कर्ष निकालना, डिसीजन लेना, है ना, और दैनिक जो भी गतिविधियां हुआ करती थी लोगों की, उन गतिविधियों पर विचार करने का कार्य ये ग्राम पंचायतें ही किया करती थी। क्लियर है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय से ही ग्राम पंचायतों को विशेष महत्व दिया जाता था प्रत्येक क्षेत्र में, अर्थात किसी भी क्षेत्र का डिसीजन लेना हो, निष्कर्ष लेना हो, प्रत्येक क्षेत्र का कोई समस्या है तो उसका समाधान भी ग्राम पंचायतें ही निकाला करती थी। क्लियर है? तो वैदिक युग की अगर बात करें दोस्तों, तो वैदिक युग में स्थानीय शासन की इकाइयां कौन थी? सभा और समिति हुआ करती थी। सभा और समिति, ये सभा और समिति आज की वर्तमान की लोकसभा और राज्यसभा आप इसको समझ सकते हो। इससे जो है लोकसभा जैसे सभा और समिति, ये एक प्रकार की जो है दोस्तों, ये आज की लोकसभा और राज्यसभा जैसी ही सभाएं हुआ करती थी, है ना। तो उस समय प्रशासनिक इकाइयों के नाम जैसे कि आज अगर हम बात करें तो आज जैसे कि एक गांव होता है, गांव के बाद में क्या होता है दोस्तों? गांव के बाद में ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक, है ना, मतलब जिसको हम जनपद बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो गांव के बाद में जनपद होते हैं, जनपद के बाद में जिले होते हैं, जिले के बाद राज्य, और राज्य के बाद में केंद्र हुआ करते हैं। तो इसी प्रकार की जो राजनीतिक इकाइयां हुआ करती थी प्राचीन समय में अर्थात कि वैदिक युग में, वो इकाइयां थी। सबसे पहले कुल आते थे, कुल के बाद में ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, और विश्व के बाद में जन आते थे, है ना। तो ये एक प्रशासनिक इकाइयां हुआ करती थी, मतलब कि संपूर्ण जो राज्य होता था ना, ये इन छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था ताकि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से और आसानी से चलाया जा सके। इस प्रशासनिक व्यवस्था की जैसे आज वर्तमान में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम है। उसी तरह से उस समय सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी वैदिक युग में? कुल हुआ करता था। कुल मतलब कि एक कुटुंब, एक परिवार, है ना। तो राजनीति की सबसे छोटी इकाई एक कुटुंब हुआ करती थी, और इस कुटुंब का जो मुखिया होता था, है ना, कुटुंब का जो मुखिया होता था अर्थात कि वृद्ध पुरुष इस कुटुंब का मुखिया कहलाता था। मतलब उस कुटुंब का, उस परिवार का जो सबसे बड़ा पुरुष होता था, उसी को उस कुटुंब का प्रधान कहा जाता था, है ना। तो अनेक कुटुंबों को और कई कुटुंबों से मिलकर के एक ग्राम की अर्थात गांव की रचना होती थी। समझिएगा, पहले कुटुंब, परिवार और कई परिवारों के मिल जाने से एक गांव बनता था,
ठीक है ना। और कई गांवों के मिलने से विष बनता था और कई विषों के मिलने से जन बना करता था। क्लियर है। तो ग्राम के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। कुटुंब का मुखिया कौन होता था? उस कुटुंब का प्रधान व्यक्ति, सबसे वृद्ध पुरुष। क्लियर है। और कई कुटुंबों से मिलकर के एक ग्राम की रचना होती थी और उस ग्राम का मुखिया कौन कहलाता था? जैसे आज हम ग्राम का मुखिया किसको कहते हैं? सरपंच को कहते हैं। उस समय ग्रामीण कहलाता था ये सरपंच। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें तो वैदिक युग में स्थानीय शासन की इकाइयां सभा और समिति हुआ करती थी। उस समय प्रशासनिक इकाइयों के नाम कुल, ग्राम, ये रिपीट हो रहा है दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं है ना, ये यहां थोड़ा सा रिपीट हो चुका है ना। तो अनेक ग्रामों के समूह को, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से ये इतना रिपीट हुआ, कंटेंट यहां से हटाया नहीं गया, इधर कॉपी कर दिया, कॉपी हो चुका है डबल। तो देखिए फिर से, कोई बात नहीं। तो इस समय में क्या होता था कि कई कुटुंबों के मिल जाने से एक ग्राम की रचना होती थी, ग्राम बनता था और उस ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। ये हमने समझा। अब क्या होता कि कई गांवों के मिलने से विष की रचना होती थी, है ना। जैसे कि आज जिले की रचना होती है, कई गांवों के मिलने से जनपद या जिले की रचना होती है। उसी तरह से उस समय कई गांवों के मिलने से विष की रचना होती थी और इस विष का प्रधान कहलाता था विषपति। क्या? विषपति कहलाता था। और इसी प्रकार से अनेक विष के मिल जाने से जन की रचना होती थी। जन की रचना, जन कहलाता था, है ना। और ऐसे जन के प्रधान को हम गोप कहते थे। क्या कहते थे? गोप कहते थे। और यही गोप दोस्तों राजा हुआ करता है ना। क्योंकि सबसे उत्कृष्ट इकाई कौन सी थी? सबसे उत्कृष्ट इकाई गोप माफ कीजिएगा, जन हुआ करती थी। और जन का प्रधान कौन होगा? राजा होगा। सिंपल सी कहानी है ना। तो मुख्यतः गोप जो है राजा का ही नाम हुआ करता था। गोप तत्कालीन शासन व्यवस्था का सर्वोपरि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पद हुआ करता था। वैदिक काल में राज्य छोटे छोटे हुआ करते थे और इसी कारण ग्रामों का महत्व और भी अधिक हो जाता था, है ना। तो इस समय के जो राज्य थे वो काफी छोटे हुआ करते थे वर्तमान की अपेक्षा, और इसी कारण से ग्रामों का महत्व ज्यादा हुआ करता था। आइए आगे बात करते हैं। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में पंचायतें स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुलझा लेती थी, है ना। तो वैदिक काल में, या कहें कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो पंचायतें हुआ करती दोस्तों, जितनी भी स्थानीय समस्याएं हुआ करती थी ना, ये सभी स्थानीय समस्याओं को ये पंचायती स्तर पर ही सुलझा लिया करते थे, है ना। पंचायती स्तर पर ही सुलझा लिया करते थे। वैदिक काल की राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि शासक का निर्वाचन हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट तथ्य है ये वाला, कितना इंपॉर्टेंट तथ्य है कि प्राचीन काल में भी जो है शासक का निर्वाचन होता था। शासक का, राजा का निर्वाचन होता था। और हालांकि ये व्यवस्था मध्यकाल तक आते आते बिगड़ी थी हमारे भारत में। अन्यथा प्राचीन समय से ही जो है हमारा भारत, जो गणराज्य है ना, जिसे हम गणराज्य बोलते हैं, गणराज्य कोई आजकल की देर नहीं है, कहें कि स्वतंत्रता की देर नहीं है। गणराज्य तो आज से हजारों साल पहले से भारत गणराज्य रहा है ना। और इसका प्रमाण आप वैदिक युग से देख सकते हो। वैदिक युग के जो ग्राम स्वराज की धारणाएं हैं वैदिक युग में, उस समय से देख सकते हो। इस समय भी जो है शासक का निर्वाचन हुआ करता था, है ना। समिति में राजा का चुनाव होता था। समिति के सभापति को ईशान कहते थे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन होता है ना, ऐसे उस समय में जो है समिति हुआ करती थी। और इलेक्शन कमीशन का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष को उस समय में क्या बोला जाता था? ईशान बोला जाता था। क्या? ईशान। ये नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, तो इस पूरी व्यवस्था को, अर्थात कि ग्राम स्वराज की इस पूरी धारणा को हम विशेष रूप से 4 कालों के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक काल में। तो वैदिक काल में ग्राम स्वराज जो है उसकी क्या अवधारणा रही है, क्या धारणा रही थी। इस समय काल को हम पढ़ेंगे 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक के मध्य काल को। अब मैं यहां पर बार बार रिपीट दोस्तों ये नहीं कर पाऊंगा, समय अधिक लग जाता है। टाइमलाइन आप सभी इससे परिचित होंगे। मैं एक बार यहां पर खींच के बता देता हूं टाइमलाइन को, कि आपको याद आ जाए। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, है ना। कोई कहीं पर आपने इससे टाइमलाइन देखी होगी। ये 0 होता है और इधर प्लस में सभी जो भी वर्ड होते हैं ये प्लस में होते हैं। 1 2 3 4 5,
है ना, और ये सब चलते जाते हैं, इस प्रकार से चलता जाता है। और इसी प्रकार से इधर भी कुछ वर्ड होते हैं, सेम होते हैं, है ना, -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार की टाइमलाइन आपने देखी होगी ना, है ना। तो हम जब ईशा पूर्व की बात करते हैं ना, तो इस इधर की बात करते हैं, ये इसको कहते हैं हम ईशा पूर्व। ईशा पूर्व मतलब कि हम इस जीरो को मान लेते हैं ईशा मसीह का जन्मदिन, इस जीरो को हम मान लेते हैं ईशा मसीह का जन्मदिन, इसलिए कहते हैं कि ईशा पूर्व का समय और इधर का ईशा के बाद का समय, जिसे हम ईश भी कहते हैं, जिसे हम ईश भी कहते हैं, है ना। तो ईशा पूर्व की बात है, मतलब देखिए -1, -2, -3 तो चले जाइए -5000 वर्ष तक, -5000 वर्ष तक। और इधर की बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में हम कहां पर है, इस प्रकार से 2023 में है। कहां पर है, 2023 में, 1 2 3 4 5 इसे चले जाइए 2023 तक चले जाइए। तो 2023 से रिटर्न आइए जीरो पर, जीरो पर आ गए आप, ईशा मसीह के जन्मदिन तक आ गए, और उसके बाद में और 5000 साल पीछे चले जाइए, हम तब की बात कर रहे हैं। आगे बात समझ, और तो जब भी अब मैं ईशा पूर्व की बात करूं तो समझ जाइए माइनस वाले शब्दों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वैदिक युग में 5000 ईशा पूर्व से 2500 ईशा पूर्व तक की कहानी भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे सूत्र काल में गणराज्य, सूत्र काल में गणराज्य, इसमें हम 2500 ईशा पूर्व से लेकर 1500 ईशा पूर्व तक की कहानी को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे महाकाव्य काल में, जब रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना हुई थी, उस समय में ग्राम स्वराज के बारे में क्या कहा गया। और उसके लास्ट में हम देखेंगे महाजनपदों, जिसपे हमने कल डिस्कस किया था 16 महाजनपद, तो महाजनपदों के समय में क्या व्यवस्था थी ग्राम स्वराज की, है ना। तो इन चारों समय कालों के अंतर्गत हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राम स्वराज की इन अलग अलग कालों में क्या व्यवस्थाएं की गई थी और कैसी कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिली थी। क्लियर है, चलिए एक एक काल को हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से बस सुनते चलिएगा, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस खाली ध्यान से सुन लेंगे आप तो आपका काम बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। आइए, सबसे पहला काल हमने लिया वैदिक युग का, और वैदिक युग को चूंकि हम उसकी शुरुआत ही मानते हैं, हालांकि वेदों की शुरुआत तो अरबों साल पहले हुई थी, लेकिन लिखित प्रमाण के आधार पर हम 5000 वर्ष पहले की हम चर्चा इसमें करेंगे, है ना। तो वैदिक युग में ग्राम स्वराज की क्या स्थिति थी ये जानेंगे, और समय काल की बात करें तो 5000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच की हम बात करने वाले। यार क्या हो रहा समझ नहीं आ रहा, एक सेकेंड दोस्तों। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए वैदिक युग की अगर दोस्तों हम बात करें तो वैदिक युग में स्थानीय शासन की समर्थ इकाइयां, समर्थ मतलब कि सभी इकाइयां, सभा, समिति और विदत हुआ करती थी। अब इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, वैदिक युग में शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 विशेष प्रकार की समितियां बनाई गई थी, 3 विशेष प्रकार की सभाएं बनाई गई थी। समिति कह दे, सभा कह दे, कुछ भी कह ले, जैसे कि आज वर्तमान में लोकसभा, राज्यसभा, इस प्रकार की जो सभाएं हैं आपकी, इसी प्रकार की वैदिक युग में 3 विशेष प्रकार की समितियां, सभाएं हुआ करती, जिसमें एक थी सभा, एक समिति और एक विदत हुआ करती, है ना। और इन तीनों में से सभा और समिति विशेष रूप से प्रचलित हुआ करती, है ना। तो ग्राम स्तर पर पंचायत का शासन जो है ग्राम स्वराज एवं ग्राम स्वशासन का भाव प्रतिपादक था। मतलब ये कि ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर, छोटी इकाई के स्तर पर पंचायत का जो शासन हुआ करता था वो ग्राम स्वराज कहलाता था, या ग्राम स्वशासन का भाव परिलक्षित करता है, ठीक है ना। इतनी सी बात, पर ज्यादा इसमें नहीं देखना आप लोगों को। सूत्रकाल की दोस्तों अगर बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। अब ये ना ध्यान दीजिएगा, वैदिक युग में आप इन 2 लाइन से भी आप अपना जो कंटेंट है आपका टॉपिक उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कि वैदिक युग में स्थानीय शासन की जो इकाइयां हुआ करती थी, सभा, समिति और विदत, इनके द्वारा ही ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की भावना जो है यहां से परिलक्षित होती है। मतलब ये कि इन तीनों समितियों के माध्यम से हमें ये जो है समझ आता है, ये जानने को प्राप्त होता है वैदिक युग से कि ग्रामीण स्तर पर
संपूर्ण प्रकार की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था। क्यों? क्योंकि सभा, समिति और विधत में इसी ग्रामीण स्तर के लोग या व्यक्तियों को शामिल किया जाता था और इन्हीं समितियों में शामिल लोगों के, व्यक्तियों के माध्यम से ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था। इसीलिए कहा गया है कि वैदिक युग में 3 विशेष प्रकार की समितियां हुआ करती थी, सभा, समिति और विधत के नाम से, जिसमें ग्रामीण स्तर के लोग शामिल हुआ करते थे और इन्हीं के द्वारा जो है शासन का संचालन किया जाता था। क्लियर है? अगला, सूत्रकाल में गणराज्य। सूत्रकाल में गणराज्य का, सूत्रकाल का मतलब होता है दोस्तों, सूत्र का मतलब होता है एक धागा या एक डोर, है ना। और सूत्रकाल मतलब ये कि जिस समय जब देखिए, आपने प्रारंभ से अगर ये सेशन अटेंड करते आ रहे हैं तो आपने एक ये कहानी भी आपने मेरे मुंह से सुनी होगी कि जब वेदों का अवतरण हुआ था, मतलब वेदों की उत्पत्ति हुई थी, तो प्रारंभिक दौर में वेदों को लिखित रूप में नहीं लाया गया था, है ना। सिर्फ मौखिक रूप से वेदों का ज्ञान दिया जाता था और कई हजारों सालों तक यही परंपरा चलती रही। आगे चलकर के उन वेदों को लिखित रूप में जो है उनको लिखित रूप आना प्रारंभ हो गया था, अर्थात कि लिखित रूप से जो है शिक्षा उसकी दी जाने लगी थी, उसको कई भाषाओं में उनको लिखा जाने लगा था। तो जब उनको लिखित रूप में लाया गया तो उसी को हम कहेंगे इसका सूत्रकाल। किसका? वेदों का सूत्रकाल। तो अब यहां सिर्फ वेदों से हमने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ये याद रखिए कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक, जब वैदिक काल समाप्त हुआ, वैदिक काल के बाद जो समय आया, उसके भी अंत समय तक जो है भारतीय समाज, संस्कृति और उसके साहित्य का बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका था। भारत की जो संस्कृति थी, भारत की जो समाज थी, उसका काफी विस्तार हो चुका था। और लेकिन अब ध्यान क्या हुआ दोस्तों कि विस्तार तो हुआ, साथ ही साथ में अब इस विस्तार के कारण भारतीय समाज, संस्कृति और साहित्य का ज्ञान अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन अब हमारे सामने एक समस्या थी कि इस ज्ञान को संरक्षित कैसे रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक हम इसको अंतरित करते जाए, उनको ट्रांसफर करते चले जाए, ताकि इस समाज की जानकारी, इस संस्कृति या सभ्यता की जानकारी जो है आने वाली पीढ़ियां भी इसी रूप में प्राप्त कर सके। ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या बन चुकी थी और इसी समस्या से का समाधान पाने के लिए ही सभी को उनके पूरे विस्तार में स्मरण करना संभव नहीं था। इसीलिए उनका वर्गीकरण, संक्षेपण आवश्यक था। अतः जिस शैली में यह कार्य संपन्न हुआ, लिखित रूप, इसका लिखित रूप लिख करके भारतीय समाज, संस्कृति और उसके साहित्य को लिख करके जब संरक्षित करने का कार्य प्रारंभ हुआ, और वो संरक्षित करने का कार्य अर्थात कि लिखने का कार्य जिस शैली में प्रारंभ हुआ उसे ही सूत्र शैली कहा गया। क्या कहा गया? सूत्र शैली कहा गया, क्योंकि उस शैली में ही संपूर्ण समाज, संस्कृति और सभ्यता को बांधा गया था। ठीक है ना। तो सूत्र का अर्थ यहां पर सूत या डोरे से लगाया जाता है। तो सूत्रकाल में 2 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र का। राजतंत्र और एक गणतंत्र का। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में गण और संघ की चर्चा आती है। पाणिनि के अष्टाध्याय में गण और संघ की चर्चा की गई है। और गण और संघ का अर्थ हुआ कि उस समय शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हुआ करती थी। ये ऐसे राज्य हुआ करते थे जिनमें प्रभु सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर के बल्कि एक समूह के हाथों में हुआ करती थी। इनकी कार्य पद्धति जो है द्वंद्वात्मक अर्थात कि दलों पर आधारित हुआ करती थी। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से राज्य कई इकाइयों में, छोटे छोटी इकाइयों में बटा हुआ था, जैसा कि हमने इकाइयों पर चर्चा भी की थी। ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों काल आता है महाकाव्य काल, है ना। तीसरा काल है महाकाव्य का। और महाकाव्य आप भली भांति रूप से जानते हैं, 2 ही महाकाव्यों की हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं, एक रामायण महाकाव्य और एक महाभारत महाकाव्य। आइए पहले रामायण की बात करें तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जो महाकाव्य है, ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का एक महानतम ग्रंथ है। इस महाकाव्य से पता चलता है, जानकारी प्राप्त होती है कि आज से हजारों साल पहले जब विश्व ज्ञान, सभ्यता और संस्कृति के रूप में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था, उस समय भारत इस क्षेत्र में अर्थात कि ज्ञान के क्षेत्र में, सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में
बहुत ज्यादा विकसित हो चुका था, बहुत ज्यादा विकसित हो चुका था। वाल्मीकि के अनुसार राज्य के जो है उन्होंने सप्तांग सिद्धांत को लागू किया था। वाल्मीकि ने राज्य के सब 7 अंगों को स्वीकार किया था और इसीलिए इसको सप्तांग कहा गया था। उनके अनुसार अर्थात कि वाल्मीकि के अनुसार राज्य के 7 अंग हुआ करते थे। 7 अंग कौन कौन से दोस्तों? सबसे प्रमुख अंग राजा, उसके बाद अमात्य अर्थात कि मंत्री, फिर जनपद, फिर कोश, फिर दुर्ग, है ना, दुर्ग या पुर या दंड अर्थात की सेना, और लास्ट में मित्र। ये 7 अंगों से मिलकर के एक राज्य की स्थापना हुआ करती थी, राज्य का निर्माण होता था। किसके अनुसार? वाल्मीकि के अनुसार, ठीक है ना। तो रामायण महाकाव्य के समय में या रामायण काल में राजतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख किया गया था। रामायण में परिषद, समिति और संसद, इन 3 शब्दों का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। रामायण में परिषद एवं जनपदों के उल्लेख से प्रतीत होता है कि उस समय भी प्रतिनिधित्व एवं विकेंद्रीकरण की व्यवस्था मौजूद थी। तो जहां पर रामायण काल में परिषद, समिति और संसद जैसी सभाओं की बात की गई है, उनका उल्लेख किया गया है, तो इनके कार्यों से, इनके संगठन से ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय में प्रतिनिधित्व जैसी प्रणाली लागू हुआ करती थी शासन व्यवस्था में, प्रतिनिधित्व वाली, जैसा कि वर्तमान में प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू है। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ? जनता के प्रतिनिधि जाकर के शासन करते हैं, जिनको आप वोट देते हो, जिताते हो, वो दिल्ली जाकर के शासन करते हैं, केंद्रीय व्यवस्था में जाकर शासन करते हैं, है ना। तो उन नेताओं को हम क्या बोलेंगे? प्रतिनिधि बोलेंगे, कि वो किसके प्रतिनिधि हैं? जनता के प्रतिनिधि। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं महाकाव्य में, अगले महाकाव्य महाभारत की। तो महाभारत जो महाकाव्य है दोस्तों, ये प्राचीन भारतीय पद्धति और राजनीतिक विचारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है। इसके रचना काल के बारे में हालांकि मतभेद है, लेकिन फिर भी अधिकतम जो विद्वान रहे हैं उनके अनुसार जो है इसे 10वीं ईसा पूर्व का ग्रंथ माना गया है। 10वीं ईसा पूर्व का ग्रंथ माना गया है, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, है ना। तो महाभारत में वर्णित विचार मुख्यतः भीष्म, जिसे हम भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत में, है ना, तो भीष्म द्वारा प्रतिपादित है। महाभारत में जो विचार है वो भीष्म द्वारा प्रतिपादित विचार है। उन्हीं के विचारों को राजनीतिक विचार भी कहा गया है। महाभारत भारतीयों का एक धर्म ग्रंथ है और इस महाकाव्य में 18 पर्व मिलते हैं। कितने पर्व है? 18 पर्व है। अगर आपने महाभारत को पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से जानकारी होगी कि इसमें 18 खंड है। कितने खंड है? 18 खंड है ना। और 18 ही खंडों के नाम यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनमें से है आदि, पहला खंड है आदि, फिर सभा, वन, विराट, उद्योग, और 6वां पर्व है आपका भीष्म। और जो 6वां पर्व है भीष्म, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी 6वें पर्व में, भीष्म पर्व में ही गीता का, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसी 6वें पर्व में, है ना। तो इसी 6वें पर्व में गीता का ज्ञान दिया था। और चूंकि गीता में ही भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति का प्रतिपादन जिस प्रकार से किया गया, दुनिया के किसी भी ग्रंथ में इतने विस्तार से, इतने सटीक रूप से प्रतिपादन नहीं किया गया था किसी भी धर्म, दर्शन और संस्कृति का। क्लियर है? तो इसीलिए भीष्म पर्व को सबसे प्रमुख माना गया था। अंतिम रूप से बात करें तो महाजनपदों के युग में ग्राम स्वराज की क्या व्यवस्था थी, उसकी बात करें दोस्तों, तो हालांकि इस पर हम कल चर्चा कर चुके थे, लेकिन एक मोटे मोटे रूप से आज भी इसको देखने का प्रयास करते हैं। उत्तर वैदिक काल तक आर्य जो राज्य थे, उत्तर वैदिक काल तक आर्य जो राज्य थे, जहां पर आर्य बसा करते थे, उनको हम आर्य राज्य बोलते हैं। तो जहां जहां पर ये आर्य बसते थे, उन स्थानों को जन या जाति के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्यों था? जन या जाति के नाम पे क्यों जाना जाता था? वो इसलिए जाना जाता था कि ये आर्य जिस स्थान पर जाकर के बसते थे, वहां पर उस जाति के आधार पर ही उस स्थान का नाम पड़ जाता था, इसीलिए जन या जाति के नाम से ही जाने जाते थे। लेकिन आगे चल करके दूसरी जाति, दूसरे प्रदेश के लोग भी उनके साथ बसने लगे, और दूसरे लोगों के बस जाने के कारण अब ये जन या जाति कहलाने वाले क्षेत्र अब जनपद कहलाने लग गए थे। क्या? जनपद। जन या जाति, ये क्षेत्र जो है जन या जाति तब तक ही कहलाए जब तक कि सिर्फ आर्यों की जातियां ही यहां पर निवास करती थी।
लेकिन जैसे ही दूसरे प्रदेशों के लोग या दूसरी जाति के लोग इनके साथ में बसने लगे, वैसे ही अब ये जन या जाति वाले क्षेत्र अब जनपद कहलाने लगे, है ना। अब ये जनपद कहलाने लगे थे। क्लियर है। तो अब इन जनपदों का महत्व बढ़ने लगा था। अब लोग जनपद के नाम से पुकारे जाने लगे थे। इस युग में ऐसे जनपदों का वर्णन मिलता है, 16 जनपद प्रधान हुआ करते थे। 16 जनपद और यही 16 जनपद आगे चल करके 16 महाजनपदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, इनका वर्णन कहाँ मिलता है, कहाँ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होती है, और विशेष रूप से बौद्ध ग्रंथों से विशेष रूप से प्राप्त होती है। पाली भाषा में लिखे गए अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से हमें विशेष रूप से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसी में महाजनपदों का वर्णन पूरे विस्तार से दिया। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने 4 विशेष कालों के माध्यम से हमने ग्राम स्वराज की धारणा पर डिस्कस किया है, और प्रत्येक पक्ष में हमने ये देखा है, अंतिम रूप से अगर बात करें, निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें, तो अंतिम रूप से यही हम निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन भारत में वैदिक युग से लेकर के महाजनपद तक के समय में हमने यही देखा है कि ग्राम स्वराज को विशेष महत्व दिया गया था, जिसके अंतर्गत गणराज्य वाली धारणा थी और लोकतंत्र वाली धारणा व्याप्त थी। यहां पर जनता को शासन संचालन में जनता को विशेष अधिकार प्राप्त थे। क्लियर है। हालांकि अब अगर आप लिंक जोड़ेंगे इतिहास की, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में गणराज्य की भावना रही है विद्यमान, लेकिन आगे चलकर के जैसे ही मध्यकाल प्रारंभ होता है, तो वह उस समय तक आते आते पूर्णतः निरंकुश वाला शासन तंत्र स्थापित हो जाता है ना। एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू हो जाती है। फिर ब्रिटिश काल आ जाता है ना। उसके बाद में जब हम 1947 में जब देश आजाद होता है, तो फिर से लोकतंत्र को लागू कर दिया जाता है। इस प्रकार से पूरा इतिहास जो है ना, इतिहास अपने आप को हालांकि दोहराता भी है, और इतिहास से हमें बहुत कुछ सीख लेना भी चाहिए। सीखते तो नहीं है, लेकिन सीखना चाहिए, है ना। तो इतिहास एक क्रम है, अगर आपने इस क्रम को पकड़ लिया तो इतिहास में कभी आप परेशान नहीं होंगे। एक स्टोरी के रूप में इसको समझते हुए चलिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो अगला जो हमारा सेशन होगा ना, वो होगा अब 4th यूनिट पर। उस 4th यूनिट अर्थात की इकाई 4 पर हम डिस्कस करेंगे, और इकाई 4 का पहला ही टॉपिक होगा हमारा प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार की थी, है ना। तो भारत में वर्तमान में ही हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत में भी विज्ञान था, प्रौद्योगिकी थी, जिसके बलबूते पर ही दोस्तों आज वर्तमान की विज्ञान प्रौद्योगिकी डेवलप हो रही है भारत की, है ना। लेकिन भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी भी एक उच्च दर्जे की होने के बाद भी हम सिर्फ यूरोपीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, उसकी महानता की बातें करते हैं। और हालांकि हमें अपने सिलेबस में पढ़ाया भी उनको लेकर के ही जाता है। जब भी कोई साइंस की बात आती है, तो यूरोप का एक्सपेरिमेंट हमको सिखाया जाता है कि किसने क्या किया। ये नहीं बताया जाता कि प्राचीन भारत के विद्वानों ने क्या क्या हमें बताया था, क्या क्या प्रौद्योगिकी, क्या क्या विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए थे, क्या क्या आविष्कार भारतीय विद्वानों ने किए थे, ये नहीं बताया जाता। बल्कि अधिकतम रूप से क्या बताया जाता था, यूरोप के किस विद्वान ने क्या, है ना, वास्को डी गामा ने कैसे भारत की खोज की, है ना। इस प्रकार की धारणाएं हमें सिखाई जाती थी। हालांकि अब कुछ चेंजेस हो रहा है, और विशेष रूप से जो शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है, उसमें आइडिया ऑफ भारत जो है, आइडिया ऑफ भारत किसकी देन है दोस्तों, ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ही देन है। और इसके माध्यम से आपको पूरे प्राचीन भारत की संस्कृति के बारे में जानने को मिलेगा, जिसमें इतिहास भी मिक्स है। संभवतः प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलती अगर ये आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज नहीं आती तो। ऐसे ही कई अजीब अजीब से टॉपिक आपको भी तो पढ़ने हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। आइए चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में मिलेंगे। और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ में, तो आ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइए। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कोई लिंक मांगने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सभी ग्रुपों की लिंक सब कुछ दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन ओपन तो कीजिए, वह सब मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।